Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and healthy. Today the topic that we are going to discuss is reading comprehension skills. It means to say that we are going to discuss those skills that are useful for making our reading comprehension and useful for our practical life. First of all, we will discuss that what is reading. रीडिंग क्या होती है? इसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी रीडिंग है। इसके अंदर बेटे हमारे पास दो तरह की रीडिंग आती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग, वन इज़ फॉर्मल रीडिंग एंड द सेकेंड इज़ इनफॉर्मल रीडिंग। अब फॉर्मल रीडिंग बेटे क्या होती है? फॉर्मल रीडिंग से मुराद बेटे वो रीडिंग है जो हम किसी डिग्री को हासिल करने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर इन ADP और BS ऑफ एनी डिपार्टमेंट। तो आप लोग जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वो बुक्स एक्चुअली आप लोग किसी फॉर्मल डिग्री को हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग आपकी फॉर्मल रीडिंग आएगी। इसके अलावा अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई राइटर आपको पसंद है, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी बेटे इनफॉर्मल रीडिंग आएगी, ये आपकी फॉर्मल रीडिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रीडिंग जो है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हम लोग अपनी फॉर्मल और इनफॉर्मल रीडिंग से हासिल करते हैं। Next is importance of reading. What is the importance of reading? Reading means to understand the meaning of printed words, that is written symbols. Written symbols से मुराद बेटे ये है जो अल्फाज लिखे गए हुए हैं। तो रीडिंग से मुराद अंडरस्टैंड करना उन अल्फाज को जो कि प्रिंटेड फॉर्म में लिखे गए हुए हैं। अब चाहे वो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ जिससे आप रीडिंग कर रहे हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो आपकी रीडिंग है। इट इम्प्लाइज रीडिंग विद कंप्रीहेंशन। रीडिंग तब ही सक्सेसफुल है अगर आपको उसकी समझ आ रही है, अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप उसको कंप्रीहेंड कर रहे हैं। द रीडर अंडरस्टैंड्स व्हाट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। रीडर जो है अंडरस्टैंड करे कि राइटर जिसको वो पढ़ रहा है वो एक्चुअली क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है अपनी बुक के अंदर। अगर तो रीडर को वो समझ आ रही है जो चीज़ें वो पढ़ रहा है, तो उसकी रीडिंग सक्सेसफुल है, और वो चीज़ें उसको समझ आ रही हैं तो वो रीडिंग अच्छी है उसकी। क्यों? क्योंकि जो राइटर की वो बुक पढ़ रहे हैं, जो भी रीडर बेटे जब कोई बुक पढ़ता है ना, तो वो राइटर के किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ता है जो कि राइटर ने लिखा होता है। तो अगर राइटर जो इंटेंडेड मीनिंग अपनी रीडिंग के अंदर उसने लिखी हुई है, या अपने चैप्टर के अंदर जो लिखी हुई हैं, अगर रीडर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी रीडिंग सक्सेसफुल है। और यही इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि रीडिंग के वक्त जो रीडर है वो राइटर का जो इंटेंडेड मीनिंग है उसके पीछे उसको अंडरस्टैंड करें। इसका मतलब सिंपली अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि जितना भी मटेरियल लिखा हुआ जो एक रीडर पढ़ रहा है उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली राइटर ने क्या लिखा हुआ है। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसकी रीडिंग सक्सेसफुल है, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो उस रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। रीडिंग इज़ अ टूल ऑफ लर्निंग। सम ऑफ इट्स यूजेस आर: नंबर 1, रीडिंग इज़ नीडिड टू लर्न अ लैंग्वेज। रीडिंग जो है करने के लिए आपको उस लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग बट यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश। रीडिंग आप अच्छी कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आप इंग्लिश की बुक्स को अपनी रीडिंग हैबिट में नहीं ला सकते। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे रीडर बनना चाहते हैं तो आपको उस लैंग्वेज के ऊपर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए, ताकि रीडिंग करते हुए जो भी उसके अंदर वर्ड्स आएँ आप उन वर्ड्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती और उस लैंग्वेज के वर्ड्स आपको ठीक से क्लियर नहीं है, आप उनके मीनिंग्स को नहीं जानते, तो फिर आप एक अच्छी और सक्सेसफुल रीडिंग नहीं कर सकते। वेयर देयर इज़ लिटल रीडिंग देयर इज़ अ लिटल लैंग्वेज लर्निंग। और जब आपकी रीडिंग किसी लैंग्वेज के बारे में कम होगी तो आप उतना ही एक्सपोजर आपका उस लैंग्वेज के बारे में कम होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हैं तो आप रीडिंग करें और उसके साथ साथ जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्जेशन, इंटरव्यूज़ और जितना भी डाटा वगैरह आपको इंग्लिश में लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी मिल सकता है उसको यूटिलाइज़ करें। इससे आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग होगी। रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले आपको उसकी लिसनिंग ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। लिसनिंग जितना आप उन वर्ड्स को सुनेंगे उतना ही आप अनाउंस कर सकेंगे ना। तो रीडिंग बेहतर करने के लिए आपको उन लैंग्वेज को सुनना और उस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करने से आपकी लैंग्वेज उस जो है स्पेसिफिक जो लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में अच्छी होगी और आप उसके बारे में रीडिंग भी कर सकेंगे। वी नीड द रीडिंग एबिलिटी
टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर, नॉवल, प्लेस, पोइट्री, डिक्शनरीज एक्सेट्रा। रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। लिटरेचर में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, नॉवल, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, और ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेचर का पार्ट है। और डिक्शनरीज़ वगैरह इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, इनसे भी हमारी रीडिंग जो है सक्सेसफुल हो सकती है। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी हैव टू रीड नोटिस, फॉर्म्स, बिल्स, डायरेक्शन, बस एंड ट्रेन टाइम टेबल, प्लेस नेम्स एंड स्ट्रीट साइंस। ये हमारी रेगुलर फेमिलियर जिनसे हम लोग चीज़ें, ये वो वाली हैं जिन्हें हम लोग डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई फॉर्म, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई नोट्स की शक्ल में कोई चीज़ आपके पास होती है, या बिलिंग वगैरह जो होती है। डायरेक्शन से मुराद ये होता है कि जब आप रोड पे निकलते हो तो वहाँ पे जो एरोज, साइंस और साइन बोर्ड्स, फ्लैग्स, ये सब चीज़ें और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बेटे आपकी रीडिंग का पार्ट है, जो रेगुलर रूटीन में आप लोग जिन चीज़ों को देखते हैं। वी रीड फॉर प्लेयर के लिए भी हम लोग रीडिंग करते हैं। वी इंजॉय रीडिंग लेटर्स फ्रॉम फ्रेंड्स का आपस में लेटर्स वगैरह शेयर करना। आर्टिकल्स फ्रॉम मैगजीन्स एक्सेट्रा, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना, मैगजीन्स वगैरह पढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है। रीडिंग इंक्रीज अवर जनरल नॉलेज एंड वाइडन्स अवर मेंटल हॉरिजॉन। मेंटल हॉरिजॉन से मुराद ये है कि इंसान का जो कैलिबर है उसको ये स्ट्रांग करती है रीडिंग, और इसकी वजह से इंसान कॉन्फिडेंट होता है, और इसकी वजह से इंसान का जो वोकेबलरी का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो रीडिंग जो है ये इंक्रीज करती है इंसान के जनरल नॉलेज को। आगे बेटे है रीडिंग क्रिटिकली। रीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अल्फाज को देखें और उसको गो थ्रू करते जाएं। इसका मतलब ये है कि क्रिटिकली उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना कि एक्चुअली राइटर ने अगर यहाँ पे ये बात लिखी है या ये अल्फाज लिखे हैं तो इसके पीछे उसका पर्पस क्या था। क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ रीडिंग करना। अब रीडिंग क्रिटिकली का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू रीड अ गिवन टेक्स्ट क्रिटिकली किसी चीज़ को पढ़ना इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट, ये बड़ा लाजमी एक जुज़ है ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जब भी आप करें, एकेडमिक राइटिंग का मतलब ये है जब आप लोगों ने पेपर्स वगैरह देने होते हैं या आपने फॉर्मल राइटिंग करनी होती है, तो उसके लिए तो फिर आपको क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ पढ़ना पड़ता है ना। यानी अगर आप लोगों को टीचर ने कोई बुक के पेजेस असाइन किए हैं और आप उन पेजेस को पढ़ रहे हैं, तो वो आप सिर्फ सरसरी सा नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप उसको बहुत डीप स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से आपको एकेडमिक पोर्शन जो कि पेपर का है, जो कि राइटिंग आपका पार्ट है, वो उसमें से सॉल्व होगा। तो आप लोग उसकी रीडिंग क्रिटिकली करेंगे। क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग फैक्ट्स, ओपिनियंस और आर्गूमेंट्स इन द टेक्स्ट। फिर अगर जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं उन चीज़ों को जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, और डिफ्रेंशिएट करते हैं जो उसके अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स नज़र आते हैं, और उसके अंदर डिफरेंट राइटर्स ने अगर अपने ओपिनियंस दिए हैं तो आप उनको सेपरेट करते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स, और अगर उसके ऊपर किसी ने आर्ग्यूमेंट किया हुआ है टेक्स्ट में आप लोगों को नज़र आता है तो उस चीज़ को आप हाईलाइट करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग बेसिकली इन्हीं चीज़ों का नेम है जब आप इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो उसके अंदर। और अगर आप सिर्फ रीडिंग बिल्कुल गो थ्रू चीज़ों को करने के लिए करते हैं तो वो क्रिटिकल रीडिंग नहीं होगी। क्रिटिकल रीडिंग ऑलवेज हैव दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर इम्पोर्टेंट एंड दैट यू आर सीन ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स differentiate, you can differentiate the things, you can find the facts and figures, you can find out the opinions of different writers, you can find the arguments in the text। तो ये चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो फिर आपकी रीडिंग क्रिटिकल होगी। आगे बेटे ये आपको एक मैप टाइप जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये स्किल्स लिखी हुई हैं जो कि रीडिंग जिनके अंदर इन्वॉल्व होती है। व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन रीडिंग? रीडिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स से मिलके स्ट्रांग होती है और किन किन प्रोसेस से ये गुजरती है। फर्स्ट वन देखिए बेटे, रीडिंग वेल विद अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव रीडिंग। रीडिंग वेल, अगर आप अच्छी रीडिंग करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उसके ऊपर आपका जो रीडिंग का इफेक्ट है वो पॉजिटिव आएगा और अच्छा आएगा। आगे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टाइप एंड लैंग्वेज फीचर्स। फिर टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड करें, सिर्फ सरसरी सी अल्फाज को देख के गो थ्रू नहीं करना बल्कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। टेक्स्ट टाइप से मुराद ये आपको ये भी पता चले कि राइटर एक्चुअली क्या लिख रहा है। राइटर ने किसी के ऊपर कोई तनकीद की है, या राइटर ने सिमिली मेटाफर वगैरह यूज़ किया है, या राइटर जो है कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा है। तो ये जो टेक्स्ट की टाइप है ये आपको क्लियर होनी चाहिए।
उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि पैराग्राफ्स के दरमियान क्या स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, इनके दरमियान में कोई कनेक्शन है, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो क्या उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूज़फुल है, क्या राइटर ने अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से कन्वे की हुई है। ये टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है, यानी राइटर ने कोहेजन और कोहेरेंस और सेंटेक्स, सिमेंटिक्स और इसके अलावा जो हमारे हैं फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है ना ये स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं। तो क्या जो है राइटर उसने इन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप देखें कि आप किस पर्पज़ के लिए रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप उसमें से जो वोकेबलरी है, जो अच्छे अल्फाज हैं, उनको अपने माइंड में रखें जो कि आपके फ्यूचर लाइफ में आपके लिए काम आ सकते हैं और जिनकी वजह से आपकी वोकेबलरी इन्हेंस हो सकती है। उसके अलावा कंटेंट नॉलेज, जो चीज़ आप रीडिंग कर रहे हैं क्या उसके बारे में जितना नॉलेज आपको चाहिए उतना वहाँ पे अवेलेबल है। कंटेंट नॉलेज जितना आपको चाहिए, जितना आपको ज़रूरत है या जिसके लिए आप रीडिंग कर रहे हो, क्या उतना अवेलेबल है वहाँ पे, ये चीज़ आप जो है ना उसको देखते हो अपनी रीडिंग के अंदर। उसके बाद रीडिंग फास्ट, एफिशिएंट रीडिंग। रीडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने एक अगर बुक स्टार्ट किया तो आप उसका हाफ पेज एक दिन में मुकम्मल करें। नो, रीडिंग फास्ट से मुराद ये भी नहीं है कि आप जो है 8-10 पेजेस पढ़ दें और आपको समझ ही ना हो कि आपने इन पेजेस के अंदर एक्चुअली पढ़ा क्या था। तो रीडिंग फास्ट होने से मुराद ये है कि ये आप लोग देखें कि आपकी रीडिंग जो है वो किस हद तक आपके लिए यूज़फुल है और आपकी रीडिंग जो है वो कितनी फास्ट है कि आप ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर क्लियर हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारी रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद देखें कि गुड रीडिंग हैबिट्स जो होती हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट्स के अंदर सबसे पहले देखें एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज। आप कोई बुक पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये बुक जो है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, तो उस पर्पज़ के बारे में जो भी बातें आप जानते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग पढ़ने जा रहे हैं कोई भी इस्लामियात की बुक, ठीक है, और इस्लामियात की जो बुक है उसमें आप टॉपिक सब्र पढ़ने लगे हैं, तो आपको सब्र के बारे में जितना नॉलेज है, जितनी आप हदीसें, जितने जो रेफरेंसेस, इस्लामिक रेफरेंस जितने भी आपके माइंड में है, वो सब एक्टिवेट आप अपने माइंड में करें ताकि जो रीडिंग आप करने लगे हैं वो आपके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ पैचअप करते हुए उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो। उसके बाद विजुअलाइज। विजुअलाइज का मतलब क्या होता है बेटे कि आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करो कि क्या आपकी ये जो रीडिंग हैबिट्स हैं आपको इर्द गिर्द माशरे में इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, क्या आप उन चीज़ों को विजुअल करते हो। उसके बाद क्वेश्चंस फाइंड आउट करें, जो रीडिंग आप कर रहे हैं उसमें से अपने क्वेश्चंस निकालें। क्वेश्चंस अपने माइंड में इसलिए पहले निकाल लें कि जब आप रीडिंग करें तो आप साथ साथ उन क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करते जाएं जो कि आपके माइंड में पहले आ चुके हैं। तो क्वेश्चन अपने माइंड में रखते हुए जब आप रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हो। तो जब भी आपको पता है हम लोग इस बेंट ऑफ माइंड के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं कि हम लोग आंसर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छी और इफेक्टिव रीडिंग होती है और हम लोग उसको डीप रीडिंग करते हैं, यानी बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ते हैं। उसके आगे है बेटे मेक इन्फ्रेंसिस। इन्फर का मतलब होता है मीनिंग, अब खुद से उस चीज़ का मीनिंग कोई निकाल लेना। अब खुद से मीनिंग निकालने से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल आपने एक सेंटेंस पढ़ा है, उसमें आपको सब वर्ड्स के मीनिंग की समझ आ गई है, लेकिन एक ही वर्ड की मीनिंग की समझ नहीं आई तो आप उसको इन्फर कर लेते हो। इन्फर का मतलब होता है इज्यूम कर लेते हो। खुद से ही आप उसका मीनिंग जो वहाँ पे सूटेबल, उन सारे वर्ड्स को लेके जो वहाँ पे सूटेबल वर्ड आपको लग रहा है कि इसका यही मतलब हो सकता है या होगा, तो आप वहाँ पे मीनिंग को इन्फर कर सकते हो। और ये एक ही जो है ना वजह से पॉसिबल हो सकता है अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, अगर आपको सेंटेंसेस की समझ आ रही है। अगर आपको सेंटेंसेस की समझ ही नहीं आई तो आप इन्फ्रेंसेस भी नहीं बना सकते। उसके अलावा बेटे आप उसकी इंपॉर्टेंस को डिटरमिन करो कि जो आप चीज़ रीडिंग कर रहे हो उसकी एक्चुअली वर्थ क्या है। उसके अलावा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ो उसके लास्ट पे आप खुद से कोई कंक्लूड निकाल सको कि एक्चुअली आपने जो पढ़ा उसका पर्पस क्या था और ये कहाँ आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। मतलब ये है कि आप उसका क्रक्स निकाल लो अंदर से, उसका जो मेन पॉइंट है या मेन थीम है या उसका जो मेन एजेंडा था, जो चीज़ आपने पढ़ी है उस चीज़ को। उसके बाद है बेटे मोनीटर फॉर मीनिंग। आप जिन्हें आप रीडिंग करते हुए कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, उसके बाद उनके मीनिंग्स को मॉनिटर करो, यानी उनको देखो कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो गुड रीडिंग में अगर ये सारी हैबिट्स हैं तो आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी और सक्सेसफुल रीडिंग होगी। अब बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है। व्हेन वन रीड्स देयर मस्ट बी कंप्रीहेंशन। जब भी कोई इंसान रीडिंग करता है
तो उसको कंप्रीहेंशन लाजमी होनी चाहिए, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग उसको लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज नो रीडिंग टेक्स प्लेस। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो उसकी रीडिंग जो है उसकी कोई वर्थ या उसकी कोई वैल्यू या उसका कोई पर्पज़ नहीं है। कंप्रीहेंशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ कम्युनिकेशन। और कंप्रीहेंशन कैसे एक इंसान को मिल सकती है या एक इंसान को अंडरस्टैंडिंग कैसे हासिल हो सकती है, वो एक ही सूरत में होगी जब क्या होगा, कंप्रीहेंशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़ अ कम्युनिकेशन। जब क्या होगा, कम्युनिकेशन होगी। अब कम्युनिकेशन किसके दरमियान, जो ऑथर आप पढ़ रहे हो यानी जो राइटर आप पढ़ रहे हो उसके, और जो रीडर पढ़ रहा है उन दोनों के दरमियान। अब इनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बुक पकड़ी है, वो आपकी फ़िज़िक्स की कोई बुक है या समझ ले कि एडीपी के कोर्स की कोई बुक है, आप उसको पढ़ने लगे हैं और उस बुक के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप उस बुक को पहले भी पढ़ चुके हो और वो बुक आपको बड़ी अच्छी लगती है, आप उसको पढ़ने बैठे हो और आपको सारी समझ आ रही है, ठीक है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके और जिस ऑथर ने वो बुक लिखी हुई है, जो कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, उसके दरमियान एक कनेक्शन है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक्चुअली ऑथर के साथ, तो आपको समझ आती जा रही है। तो वो जो समझ होगी बेसिकली दैट इज़ योर कंप्रीहेंशन एंड दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, जो ऑथर के साथ आपकी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी और वो बुक का जो टॉपिक है वो आपका ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है, तो इसका मतलब यह है कि जब आप वो बुक पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकोगे ऑथर के साथ। जो रीडर है वो कम्युनिकेट कर सकेगा, क्यों, क्योंकि उसको उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है और वो रीडिंग जब करेगा तो उसको उस चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि रीडिंग चाहे आप फर्स्ट टाइम किसी बुक की करो या आप बार बार किसी बुक को जिसकी रीडिंग करते हो उसको आप पढ़ते हो, तो अगर आपकी रीडिंग जो है उसके अंदर कंप्रीहेंशन नहीं है, अगर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर उसके अंदर कम्युनिकेशन का लेवल नहीं है ऑथर के साथ, तो वो रीडिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर हैज़ रिटन। और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को जो कि ऑथर कहना चाह रहा है, जो कि ऑथर ने अपनी बुक के अंदर लिखी हुई है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये हमारी जो है कंप्रीहेंशन का पार्ट है। आगे देखें कंप्रीहेंशन स्किल्स क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं। If you could skim for the topic sentence, scan for specific information, note details, get the main idea, infer, sense cause and effect relationships, recognize facts and opinion, predict outcomes, then you show the ability of comprehend. अगर आपने रीडिंग स्टार्ट की है और आप उसमें से चीज़ों को स्किम नहीं कर सकते, स्किम का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंदर से निकाल लेना। अगर आपने रीडिंग स्टार्ट की है और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे और उसके बाद स्कैन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, और आपको लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ये इसमें सबसे ज़्यादा मेन है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको वही नहीं मिल रहा, नोट डिटेल्स, आप उसके बारे में डिटेल्स नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, गेट द मेन आइडिया, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको मेन आइडिया फाइंड आउट नहीं करना आ रहा, इन्फर, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं खुद से जनरेट करने आ रहे, सेंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, उसमें आप पढ़ रहे हो कि पहले कोई चीज़ जो है उसके होने की वजूहात और आगे उसके जो है ना उसके इफ़ेक्ट्स और उसके असरात, अगर आपको यही रिलेशन नहीं समझ आ रहा कि राइटर ने पहले कॉजेज़ बताई हैं उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स बताए हैं, ये रिलेशन ही आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, रिकॉग्नाइज फैक्ट एंड ओपिनियन, उसके अंदर कुछ हकायक राइटर ने बताए हुए हैं या राइटर ने अपनी राय दी हुई है, प्रिडिक्ट आउटकम्स, और आप उसमें से कोई कंक्लूड नहीं जनरेट कर पा रहे जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, देन यू शो द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड। तो अगर ये सब चीज़ें आपने की हैं तो कंप्रीहेंड है, अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिली तो आपकी रीडिंग जो है वो कंप्रीहेंशन नहीं है। अब हम इसको एक और एंगल में पढ़ते हैं। इफ़ यू कुड स्किम, अगर आप उसमें से मेन आइडिया को स्किम कर लो, अगर स्कैन फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आप उसमें से मेन इन्फॉर्मेशन को उसके नोट्स बना लो, नोट डिटेल्स, आपको डिटेल्स मिल गई हैं, गेट द मेन आइडिया, आपको उसके अंदर से मेन आइडिया मिल गया है, इन्फर, जो वर्ड्स आपको नहीं आते थे आपने उनके मीनिंग्स को खुद से जनरेट कर लिए अपनी कंप्रीहेंशन स्किल्स के साथ, सेंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, राइटर ने पहले किसी चीज़ की वजूहत बताई हैं फिर उसके असरात बताए हैं, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, रिकॉग्नाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, आपने उसके अंदर जो है ना वो जो हकायक इस्तेमाल हुए थे और जो राइटर ने अपनी राय दी है इन सब चीज़ों को निकाल लिया है, प्रडिक्ट आउटकम्स, उसमें से जो नताइज हासिल हुए हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, देन यू शो द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड। तो
आपने अच्छी कंप्रीहेंड जो आपकी एबिलिटी है उसके ज़रिए आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रीडिंग के अंदर यूज़ करके सक्सेसफुल रीडिंग कर ली है, कंप्रीहेंशन रीडिंग कर ली है आपने, कंप्रीहेंसिव रीडिंग जो है वो आपकी हो गई है। अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं देन यू कैन नॉट अचीव द एबिलिटी ऑफ कंप्रीहेंशन रीडिंग। आगे ये बेटे स्किल्स लिखी हुई हैं जिनकी वजह से हमारी कंप्रीहेंशन जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कंप्रीहेंशन वो कौन कौन सी है? नंबर 1, फाइंडिंग मेन आइडियाज़ एंड सपोर्टिंग डिटेल्स एविडेंस। सबसे पहले क्या करना चाहिए जब भी हम लोग किसी बुक की, किसी चैप्टर की, किसी आर्टिकल की, किसी भी न्यूज़पेपर के किसी पार्ट की रीडिंग करें तो जितने पोर्शन की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उसके अंदर हमें मेन आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली इसके अंदर पोएट क्या कहना चाह रहा है, उसका मेन पर्पज़ क्या है। आपको पता है जो मेन आइडिया होता है ना बेटे, ये 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 सेंटेंसेस के ऊपर जो है ना ये बेस कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोगों को याद होगा एफएससी में आप लोग एसेज वगैरह याद किया करते थे। तो ऐसे फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक था माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसे का टॉपिक है माय फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये 5 वर्ड्स हैं और इन 5 वर्ड्स के ऊपर आप लोग ऑलमोस्ट 6 to 7, 8 और 9 पैराग्राफ्स आप लोग एक ऐसे पे रेडी करते थे। उन सारे पैराग्राफ्स के अंदर आपकी बात एक ही होती थी कि मेरा पहला दिन कॉलेज में कैसा गुजरा, ठीक है, माय फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो इसका मतलब यह है कि मेन आइडिया इसके अंदर एक ही है, वो कौन सा है? हाउ डिड यू स्पेंड योर फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो मेन आइडिया जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है जिसके इर्द गिर्द सारा डाटा रिवॉल्व कर रहा होता है। जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी हम लोग बुक पढ़ते हैं, मेन स्टेटमेंट एक होती है तो उसके अंदर या तो उसकी फेवर में या उसकी निगेशन में या उसकी सपोर्ट में या उसके एविडेंस में या उसके कंक्लूड में, इन सब चीज़ों में आगे पैराग्राफ होते हैं। फाइंडिंग जो हमारा मेन आइडिया होता है वो एक ही होता है। नंबर 2 क्या है? मेकिंग इन्फ्रेंसिस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। फिर हम इन्फ्रेंसिस बनाते हैं, इन्फर करना, मीनिंग्स को जनरेट कर लेना जो मीनिंग्स हमें नहीं आते, और फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन्स। ये इन वजह से हमारी जो रीडिंग है वो कंप्रीहेंसिव हो सकती है। नंबर 3 क्या है? रिकॉग्नाइजिंग आ टेक्स्ट पैटर्न्स और पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि राइटर ने जो टेक्स्ट लिखी हुई है इसके अंदर राइटर ने क्या पैटर्न यूज़ किया है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। पैटर्न से मुराद ये है कि क्या राइटर ने इनके अंदर कोई रब्त रखा हुआ है, एक पैराग्राफ के बाद जब दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम लोग दूसरे पैराग्राफ में कोई दूसरी कहानी पढ़ रहे हैं। यानी सेम उनके अंदर कोई तसलसल, कोई रब्त, उनके अंदर कोई कोहेयन, कोहेरेंस और एक रिलेशन, कनेक्शन कुछ नज़र आ रहा है राइटिंग पैटर्न के अंदर। तो ये चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस स्किल से हमारी रीडिंग अच्छी हो सकती है। आगे क्या है? नंबर 4, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग। आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने उसको अंडरस्टैंड किया है, फिर अगर आप उसको खुद से लिखो तो आप उसको एक्चुअली जो रियल मीनिंग में आप उसको कन्वे कर सको। तो ये चीज़ जो है समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग, ये चीज़ अगर आपके पास आ गई है रीडिंग करने के बाद तो आपको अच्छी जो रीडिंग है वो आपकी हो गई है और कंप्रीहेंशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो गई हैं कि आप उसको पैराफ्रेज कर सकते हो। पैराफ्रेज का मतलब होता है सिंपल अल्फाज में खुद लिखना फिर उस चीज़ को। नंबर 5 बेटे देखें, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स। डिटेल्स के लिए रीडिंग करना, इन्फॉर्मेशन के लिए रीडिंग करना और उसमें से इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाना, ये भी आपकी सक्सेसफुल रीडिंग का पार्ट है। नंबर 6 क्या है? रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन प्रोज फॉर्म्स। अब जब आप रीडिंग करते हैं ना बेटे तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए आपको मिले। बहुत दफ़ा आप लोगों को ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो ग्राफ भी रीडिंग का ही एक पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है लिखी हुई चीज़ के बारे में। टेबल्स वगैरह ये बेसिकली हम लोग उसको रिसाइड तो नहीं करते, यानी ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ना या जिनमें अल्फाज लिखे हों, ऐसा नहीं है। लेकिन ये टेबल्स भी हमें नॉलेज देते हैं, यानी हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो जो चीज़ भी हमें अंडरस्टैंडिंग देगी उसको हम लोग अपनी कंप्रीहेंशन स्किल्स के अंदर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंप्रीहेंशन स्किल्स जो है वो इन्हांस होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। आगे नंबर 7 देखें बेटे, अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एंड डिटेक्टिंग बायसेस। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ओपिनियंस को। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बुक रीडिंग कर रहे हैं और उसके अंदर राइटर ने किसी एक पॉइंट को बहुत फेवर दी हुई है, तो उसके अंदर हम लोग ओपिनियन पढ़ेंगे राइटर की कि एक्चुअली राइटर जो है उसकी राय के मुताबिक वो किस चीज़, वो कौन सी चीज़ को किस एंगल में एक्सप्लेन कर रहा है, यानी उसकी राय के बारे में जानना। एंड डिटेक्टिंग बायसेस,
बायसेस का मतलब होता है कि हम लोग देखें कि जितने राइटर्स का रेफरेंस जो है वो किसी राइटर ने यूज़ किया हुआ है वो उसकी फेवर में बोल रहा है या उसके अगेंस्ट बोल रहा है। डिटेक्टिंग बायसेस, हम लोग उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल हम लोग बुक पढ़ रहे हैं किसी इंग्लिश राइटर की और वो जो है ना वो कोई तस्वीरकशी कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो वो उसको ना बड़े बैड वर्ड्स में फॉर एग्जांपल अगर उसने यूज़ किया है, तो हम लोग अगर उसकी रीडिंग कर रहे हैं बुक की तो हम लोग फ़ौरन से उसको डिटेक्ट कर सके कि राइटर ने जो है वो बायसनेस का मुजाहरा किया है और वो मुसलमानों को अच्छे वर्ड्स में अपनी बुक में नहीं लिख रहा या अच्छी राय उनके बारे में नहीं दे रहा। तो ऐसी चीज़ों को जब हम डिटेक्ट कर लेना लिखे हुए मटेरियल के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि हमारी रीडिंग जो है उनकी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूवड हो है और हम लोग जो है उसको कंप्रीहेंशन वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है ये हमारी जो कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है अगर हम इन चीज़ों को फाइंड आउट करें। आगे नंबर 8 देखें बेटे, आइडेंटिफाइंग टोन, मूड एंड स्टाइल। हम लोग जो है टोन, मूड एंड स्टाइल देखते हैं, यानी राइटर की टोन कैसी है। टोन से मुराद ये है कि राइटर जो बात कर रहा है उसमें उसका जो वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज है, जो वो बात कन्वे कर रहा है, क्या वो खुशी का एलिमेंट है, कोई जॉयफुल मूड में है या वो एंग्री मूड में है, या वो किसी के ऊपर कोई तंज कर रहा है या किसी को जो है वो किसी के लिए बहुत फेवर वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसकी टोन कैसी है। मूड, मूड जो है ये शो करेगा कि राइटर जो है उसने किस एंगल में चीज़ को लिखा है, यानी किसी को फेवर देने के लिए लिखा हुआ है या किसी को इंसल्ट करने के लिए लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात आपको पता है बहुत से आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है दूसरे पॉलिटिशियन के किसी भी बात का जवाब देने के लिए जिस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली इसमें हमें पता चलता है कि राइटर का मूड कैसा है। एंड स्टाइल, स्टाइल से मुराद ये है उसने बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की हुई है या उसने बड़ी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म लैंग्वेज यूज़ की हुई है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी करेक्शन है उसके अंदर, या कॉन्सेप्ट कितना अच्छा उसने लिया हुआ है, स्टाइल उसका किस तरीके का है। नंबर 9 में बेटे हम लोग देखेंगे रेट्रिकल पैटर्न्स। रेट्रिकल पैटर्न से मुराद ये है बयान करने के अंदाज, कि जिन चीज़ों को उसने बयान किया हुआ राइटर ने अपनी बुक के अंदर या अपने नोट्स के अंदर या अपने किसी आर्टिकल के अंदर, उसने क्या फॉर्म यूज़ की हुई है चीज़ों को बयान करने की। कंपैरिजन, कंट्रास्ट। आपको पता है बाज़ औक़ात राइटर अपनी बात बयान करने के लिए ना उसका मुवाजना करते हैं बाकी राइटर्स की बुक्स के साथ या उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो क्या राइटर ने ये पैटर्न यूज़ किया हुआ है। कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये देखेंगे कि क्या राइटर ने पहले किसी चीज़ की कॉज बता के फिर उसके इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, या डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, क्या राइटर ने किसी चीज़ को डिस्क्राइब और बाद में उसको नरेट किया हुआ है यानी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या राइटर ने बयानिया अंदाज अपनाया हुआ है। ये चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। अगर इन चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करने के काबिल होंगे देन वी कैन से दैट वी आर इम्प्रूव्ड इन आवर रीडिंग स्किल्स एंड वी हैव कंप्रीहेंसिव रीडिंग स्किल्स। आगे बेटे देखें, दीज स्किल्स कुड बी क्लासीफाइड इनटू 3 लेवल्स। 3 लेवल्स हैं बेटे हमारे पास जिन पे बेस करते हुए हमारी रीडिंग जो है, रीडिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकती हैं। नंबर 1 है हमारे पास रीडिंग द लाइन्स और लेटरल कंप्रीहेंशन। सिंपल लाइंस को हम लोग पढ़ लें, यानी हम ये ना देखें कि राइटर ने क्या बयान किया, राइटर क्या बयान करना चाह रहा है, सिर्फ सरसरी सा लाइंस को पढ़ लें, वो हमारी होगी लिटरल रीडिंग। आगे देखिए नंबर 2, ये क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस और इंटरप्रेटिव कंप्रीहेंशन। हम सिर्फ ये ना देखें कि राइटर ने लाइंस में क्या एक्सप्लेन किया है, बल्कि हम लोग ये भी देखें कि लाइंस के अंदर राइटर एक्चुअली हमें बयान क्या करना चाह रहा था, राइटर का पर्पस क्या था बात करने का, यानी उसमें छुपे हुए मीनिंग को, उसमें छुपे हुए उसके मफहूम को हम लोग डिग आउट कर सकें। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ये हमारा सेकंड जो है ये लेवल है। आगे नंबर 3 क्या है, रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस और क्रिटिकल कंप्रीहेंशन। उन लाइंस को हमने पढ़ लिया है लेकिन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर खुद क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो हमारी अपनी राय है उसको हम लोग उन चीज़ों के ऊपर लगा सकें, उन चीज़ों के ऊपर कमेंट कर सकें, क्रिटिकल जो है उसकी वैल्यूएशन कर सकें, तो ये होगा हमारा रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस। तो तीनों देख लें, नंबर 1 रीडिंग द लाइंस, नंबर 2 रीडिंग बिटवीन द लाइंस एंड नंबर 3 रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस। ओके, नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं। लिटरल मीनिंग, लिटरल क्या है, व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड, यानी रीडिंग द लाइंस, कि हम लोग इन लाइंस के अंदर एक्चुअली क्या बयान हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली स्टेटेड, कि इन लाइंस के अंदर क्या बयान हुआ है। फैक्ट्स एंड डिटेल्स, फैक्ट्स एंड डिटेल्स। अच्छा, लिटरल के अंदर बेटे नॉर्मली जो चीज़ एक्सप्लेन होती है ना
वो होती है फैक्ट्स एंड डिटेल्स। तो फैक्ट्स एंड डिटेल्स कैसे, जैसे देखिए अगर मैं कहती हूँ हाउ मैनी गॉड्स आर देयर, तो आपका आंसर होगा देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो ये फैक्ट है। इन चीज़ को आप एक लाइन में ही पढ़ते हैं, एक लाइन में ही आंसर करते हैं, इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है। यानी इस इनकी लाइन के अंदर भी आप पढ़ो या सरफस मीनिंग पढ़ो या इसका टू दी पॉइंट आप पढ़ो, इसका एनालिसिस करो, ये आंसर चेंज होने वाला नहीं है। तो लिटरल मीनिंग नॉर्मली फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन, और ये ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको रटा लगाया जा सकता है, जिनको मेमोराइज किया जा सकता है, जिनमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3 क्या है, सरफेस अंडरस्टैंडिंग ओनली। इसके अंदर सिर्फ आप सतही तौर पे, यानी आप सिर्फ टू दी पॉइंट भी इसके आंसर्स याद कर लो, या आप ऐसी हकाइक की या ऐसी बुक्स की जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग आपने फाइंड आउट करने हो, तो उनको सिर्फ आप सरसरी सा भी पढ़ोगे तो उनके अंदर डीप मीनिंग भी वो ही है, उनके अंदर सरफेस मीनिंग भी वो ही है, और रीडिंग बियॉन्ड द लाइंस भी वो ही है, यानी लिटरल मीनिंग चेंज नहीं होते। ओके बेटे, यही टॉपिक है यहाँ तक, बाकी टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, ये फर्स्ट लेवल है हमारा, जो है हमारा लिटरल लेवल। और लिटरल लेवल में नॉर्मली फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हाउ मैनी गॉड्स आर देयर, तो आपका आंसर क्या होगा, देयर इज़ ओनली वन गॉड। तो ये फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। और ये हम लोग सरफेस लेवल पे भी इसका आंसर पढ़े तो भी यही आंसर है। अगर हम इसको डीप स्टडी के बाद भी आंसर फाइंड आउट करें तो यही आंसर रहेगा। तो ये जो लेवल है इसको हम कहते हैं लिटरल लेवल। ये रीडिंग का लिटरल लेवल है। टेस्ट जो होते हैं बेटे इस कैटेगरी के लिए वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। इसके बाद बेटे सेकंड है हमारे पास इंटरप्रेटिव लेवल, जिसमें हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमने निकालना होता है कि जो राइटर है उसने लाइंस के अंदर क्या मीनिंग बेसिकली कन्वे किया हुआ है। तो हम लोग जब मीनिंग को खुद इंटरप्रेट करते हैं, खुद से हम मीनिंग निकाल लेते हैं किसी चीज़ का, दैट इज़ इंटरप्रेटिव लेवल। अगर हम खुद से नहीं भी निकालते तो राइटर ही समटाइम्स क्या करता है कि अल्फाज कुछ और इस्तेमाल करता है और एक्चुअली वो डीपर मीनिंग में कुछ और ही हमें कहना चाह रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ऐसी किताबें जिनके अंदर किसी को क्रिटिसाइज़ किया गया हो, या ऐसी पोइट्री जिसके अंदर किसी को जैसे अल्लामा इकबाल की पोइट्री है, उसके अंदर बहुत जगहों पे पोइट्री के अल्फाज तो कुछ और हैं लेकिन एक्चुअली वो अवाम के साथ मुखातिब होते हैं ऐसे इमेजेस और मेटाफर्स और सिमिलीज वगैरह का इस्तेमाल करके। तो हम लोग वो इंटरप्रेट कर लेते हैं कि एक्चुअली राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो ये चीज़ें, और इनके अंदर नॉर्मली जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं इस कैटेगरी में वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव होते हैं, और उन चीज़ों के आंसर जो है ना वो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में करते हैं। बेटे इसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद से मीनिंग निकालते हैं, टैपिंग इनटू प्रायर नॉलेज। और इस लेवल में क्या होता है कि हमारा जो प्रायर नॉलेज है, इन चीज़ों के बारे में हमारा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो चीज़ भी हमारी इसमें काम आती है कि हम लोग एक चीज़ को पढ़ रहे हैं ना तो उसके बारे में अगर हमें पहले पता है तो वो नॉलेज हमारा वहाँ पर काम आता है। अटैचिंग न्यू लर्निंग टू ओल्ड इन्फॉर्मेशन, हमारे माइंड में जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, अगर हम जब फ़र्ज़ करें कोई बुक हम पढ़ रहे हैं और वो बुक के बारे में जो लिखा हुआ है वो नॉलेज हमें ऑलरेडी है, तो हम अपने ओल्ड इन्फॉर्मेशन को अपनी न्यू लर्निंग के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं। मेकिंग लॉजिकल लीप्स एंड एजुकेटेड गेसेस, एजुकेटेड गैसेस से मुराद क्या है कि हम लोगों को अगर वो चीज़ पहले ही आती है ना जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गैस करेंगे कि इसके आगे क्या चीज़ होने वाली है। इंटरप्रेटिव मीनिंग में हमें पता चलेगा कि एक्चुअली राइटर क्या कहना चाह रहा है, या वो क्या मफहूम इससे ले रहा है, या वो क्या मुराद ले रहा है। तो ये चीज़ें हमारी इंटरप्रेटिव लेवल कहलाती हैं। थर्ड है बेटे हमारे पास अप्लाइड लेवल। अप्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, लिटरल मीनिंग निकाल लेते हैं, इंटरप्रेटिव मीनिंग निकाल लेते हैं, और हम उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे वर्क के ऊपर। ठीक है, यानी यहाँ से हम लोग अपनी चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, मतलब ये कि अपनी अपनी जो पॉइंट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको निकाल लेते हैं, इंटरप्रेटिव मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर हम उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, उनको हम अप्लाई करते हैं किसी दूसरे वर्क के ऊपर, किसी दूसरे राइटर के ऊपर, किसी दूसरी बुक के ऊपर जो कि उससे फेमिलियर होती है। तो इसके अंदर ज़्यादातर हम लोग एनालाइजिंग मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमने इस लेवल की रीडिंग करनी हो तो हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। सिंथेसाइजिंग यानी उसका कंक्लूड निकालते हैं और फिर हम उस मेथड को अप्लाई करते हैं। तो इसमें नॉर्मली हम लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। ओके बेटे, आगे हैं हमारी रीडिंग स्ट्रैटेजीज या रीडिंग हमारी टेक्निक्स।
तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।